गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज इतिहास विषय के जो पूरा पाषाण काल के बाद जो काल आता है मध्य पाषाण काल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे साथियों। बहुत ही आसान तरीके से पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में अपने डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन पसंद आएगा। साथियों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि कॉलेज की एक बहुत अच्छी भर्ती हमारे सामने आ रही है। जो साथी तैयारी करना चाहते हैं, विशेषकर इतिहास विषय के अंतर्गत जो सेट की परीक्षा भी आगे आ रही है, कॉलेज प्रोफेसर की भर्ती है, नेट के एग्ज़ाम है, तो वह तैयारी को अभी से प्रारंभ कर दे। किसी चीज़ का वेट न करें, क्योंकि यदि आपको कोई चीज़ ज़िंदगी में किसी चीज़ को पाना है तो आपको समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुरंत उसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, अन्यथा आप इस दौड़ में पिछड़ जाएंगे और जो भी आपके सपने हैं वह इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। अब आपका अधिक समय न लेते हुए मैं इस टॉपिक को शुरू करूँगा। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, यदि इसकी बात करें, इसका कालक्रम कब से कब तक है? 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। यदि क्वेश्चन बन जाए कि मध्य पाषाण काल का कालक्रम क्या है, तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हॉडर माइकल वेस्ट्रूप ने। हॉडर माइकल वेस्ट्रूप ने। यदि ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आईएएस में आ चुका है 2009 में कि मध्य पाषाण काल का शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया? हॉडर माइकल वेस्ट्रूप ने शब्द को प्रयुक्त किया। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब पत्थरों से बने छोटे औजार या उपकरण। पत्थरों से बने छोटे औजार या उपकरण को माइक्रोलिथ कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल के उपकरणों को मुख्यतः क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन पीसीएस यूपी में आ चुका है, एचपी हिमाचल पीसीएस में आ चुका है, हिमाचल के असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों, भारत में सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान आरएस में आ चुका है 2006 में, 2009 में, 2008 में, 2005 और 2008 में आ चुका है कि भारत में सर्वप्रथम माइक्रोलिथ उपकरणों की खोज किसने की? 1867 में विंध्याचल में की गई। 1867 में विंध्याचल में की गई। भारत में मध्य पाषाण काल होलोसिन युग के साथ प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट आईएएस का पेपर प्रश्न है 2000 का कि भारत में मध्य पाषाण काल के साथ कौन सा युग शुरू होता है? भारत में मध्य पाषाण काल के साथ कौन सा युग शुरू होता है? होलोसिन। और एक बात और है, होलोसिन युग से समस्त लिखित साक्ष्य भी मिलने लगते हैं, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण का संबंध, यदि क्वेश्चन बन जाए, यदि पेपर में क्वेश्चन बन जाए कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध किस काल से है, या माइक्रोलिथ उपकरण का संबंध किस काल से है, तो उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में बहुत अंतर है। यदि मध्यपुरा पाषाण काल आ जाए, मध्यपुरा पाषाण, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों मध्य पाषाण काल में दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध मध्य पाषाण काल से है। प्रमुख उपकरण चैल्सडोनी से बने हैं। प्रमुख उपकरण चैल्सडोनी पत्थर से बने हैं। मतलब जो प्रमुख उपकरण है वह चैल्सडोनी नामक पत्थर से बने हैं तथा औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती है। मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वह चैल्सडोनी नामक पत्थर से बने हैं और औजार बनाने की तकनीक
औजार बनाने की तकनीक यह है। पीसीएस हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है 2007 का कि मध्यकाल के औजार बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? फ्लूटिंग कहलाती है। फ्लूटिंग कहलाती है। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? देखो एक बार नजर मार लेते हैं थोड़ा क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि कौन सा स्थान मध्य पाषाण काल से संबंध रखता है। देखो गुजरात में लगनाज है, रतनपुर है, कनेवल है, वह लोटेश्वर है। मतलब गुजरात में लगनाज है, रतनपुर है, लगनाज है, कनेवल है और लोटेश्वर कहाँ में पड़ते हैं? गुजरात में। यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो नागार्जुन कोंडा, इसका प्राचीन नाम क्या था? श्री पर्वत बौद्ध काल में। गिदलूर, रेनीगुंटा, नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंटा। यदि बात करें कर्नाटक तो बेल्लारी में संगनकल्लू। यदि पूछ ले बेल्लारी में स्थित संगनकल्लू किस काल से संबंध रखता है तो काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल। यदि वह ऑप्शन में दे दे मध्य पाषाण काल या मध्यपुरा पाषाण काल तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मध्यपुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर होता है, कालक्रम का अंतर भी होता है और उपकरण बनाने की तकनीक का भी अंतर होता है, क्योंकि इसके जो उपकरण है वह चेल्सेडोनी नामक पत्थर से बने, वहीं इसमें जो औजार बनाने की तकनीक है फ्लूटिंग कहलाती है। मैं हर बार कहता हूँ ना साथियों, लोग बोलते हैं मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोलता है 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। साथियों मैं बता चुका हूँ, मैं पूर्व में एक सैनिक रह चुका हूँ, मैंने एक नहीं 8-7 एग्जाम निकाले, वो भी बहुत शानदार रैंक से। तो मैं यही बोलता हूँ कि शांति काल और युद्ध काल, शांति काल के समय को कभी खराब नहीं करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य धन कमाना बिल्कुल भी नहीं है। साथियों मैं क्षेत्र में नया अवश्य हूँ, किंतु एक बात बोलता हूँ, लोग आप विश्वास दर्शाइए, शिक्षा के क्षेत्र को बदल दूंगा। सदैव आपके बीच खड़ा हूँ, सदैव आपको प्रोत्साहित करता रहूँगा। आप जैसे भाइयों का सपोर्ट मिलता रहा तो निस्संदेह मैं आपका दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा आपके लिए 24/7 मतलब 7 दिन लगातार 24 घंटे ऊर्जापूर्वक कार्य करता रहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यदि बात करें राजस्थान में तिलवाड़ा और बागोर, यह क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास में भी आ सकता है, राजस्थान के इतिहास आ सकता है और पेपर 3 में भी आ सकता है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान मध्य पाषाण काल से संबंध रखते हैं? तो बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? लूनी नदी के किनारे बाड़मेर, जहाँ प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। बिहार में पैसरा, ठीक है। बागोर, भीलवाड़ा तथा आदमगढ़ लगभग 5000 साल पुराने, मतलब पूछ ले कि बागोर निम्न में से कौन से स्थान 5000 वर्ष पुराने मध्य पाषाण काल के थे? बागोर और आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? यदि पूछ ले आदमगढ़ जो मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल है वह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। यदि पूछ ले कि किस मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वह कौन सा स्थान है साथियों? बागोर और आदमगढ़, मध्य प्रदेश। वीएन मिश्र द्वारा उत्खनित स्थल बागोर। यदि पूछ ले बागोर का उत्खनन किसने किया तो वीएन मिश्र। किसने किया? वीएन मिश्र। बागोर का उत्खनन किसने किया? वीएन मिश्र। कोठारी नदी के किनारे है। यदि पूछ ले बागोर का उत्खनन किसने किया? श्री वीएन मिश्र ने। बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है और कहाँ स्थित है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो कि भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन
स्थल है? यदि पूछ ले भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो बागोर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणिक स्थलों में सबसे अधिक सांगोपांग अन्वेषण इसी स्थल से किया है। यदि क्वेश्चन बन जाए मध्य पाषाण काल के किस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सांगोपांग देखो शब्द याद रख लीजिए, सांगोपांग शब्द क्या है? सांगोपांग अन्वेषण हुआ है। सांगोपांग अन्वेषण हुआ तो कहां से हुआ साथियों? बागोर से हुआ है। बागोर को मां सतियों का टीला भी कहा जाता है। यदि पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ चुका है कि किस स्थान को मां सतियों का टीला कहा जाता है? मध्य पाषाण काल के किस स्थल को मां सतियों का टीला कहा जाता है? तो बागोर को सतियों का टीला कहा जाता है। बागोर से नरकंकाल एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले। बागोर से नरकंकाल एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले। यदि पूछ ले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर की विविधता को देखते हुए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस मध्य पाषाणिक स्थल से व्यवस्थित अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले? व्यवस्थित अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले तो वह कौन सा स्थान है? बागोर। इस स्थल से जंगली व पालतू दोनों प्रकार के जली हुई अस्थियां भी मिली है। यदि क्वेश्चन बन जाए किस मध्य पाषाण के स्थल से जंगली व पालतू पशु दोनों की जली हुई हड्डियां मिली है, जंगली और पालतू पशु दोनों की हड्डियां मिली है, तो साथियों वह स्थान कौन सा होगा? बागोर। यहां से श्री वी.एन. मिश्र को सन 1968-70 में लौह काल के उपकरण मिले हैं। मतलब डॉक्टर वी.एन. मिश्र को यहां से 1968 और 70 के बीच लौह काल के उपकरण भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, यदि प्रश्न पूछ ले कि भीमबेटका नामक स्थान कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। अब आगे बात करेंगे का उत्खनन। अच्छा प्रश्न है कि भीमबेटका उत्खनन किसने करवाया था? भीमबेटका का वी.एस. वाकनकर महोदय ने भीमबेटका का उत्खनन करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में आ चुका है, पीसीएस में आ चुका है, यूपी, ठीक है, कि भीमबेटका का उत्खनन किसने करवाया था? वी.एस. वाकणकर महोदय ने करवाया था। यहाँ की गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ मानव की अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए कि कहां से मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ किस स्थान से मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ मानव की अंत्येष्टि के साक्ष्य मिलते हैं? देखो ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को, अंत्येष्टि के साक्ष्य मिलते हैं तो वह स्थान कौन सा है? भीमबेटका। कौन सा स्थान है? भीमबेटका। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़, के शैलाश्रयों में लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। यदि पूछ ले मध्य प्रदेश के किस स्थान से वहां के शैलाश्रयों से लगभग 25,000 पाषाण लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, तो स्थान कौन सा स्थान था? आदमगढ़। और इसकी खोज किसने की थी? आर.वी. जोशी ने। इसकी खोज किसने की थी? आर.वी. जोशी ने इसकी खोज की थी।
उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़, उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ से चित्रयुक्त शैलाशय मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ से चित्रयुक्त शैलाशय मिले हैं। इन शैलाशयों में चित्रों में 2 रथों के चित्र भी मिले हैं। यदि पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के चित्रयुक्त शैलाशय में से किस स्थान से 2 चित्रयुक्त रथ के चित्र मिले हैं, तो मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश से। यदि ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आ चुका है 2 बार, 2006 में और 2018 में, कि उत्तर प्रदेश के चित्रयुक्त शैलाशय से कहाँ से 2 रथों के रथों के चित्र, रथ के बने हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थान है? मोरहना पहाड़। सूक्ष्म पाषाण पुरावशेषों में धनुष बाण भी शामिल होते हैं। यदि पूछ ले कि धनुष बाण किस प्रकार के उपकरणों में सम्मिलित होते हैं, तो होते हैं सूक्ष्म पाषाण पुरावशेषों में सम्मिलित होते हैं। भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के, यदि पूछ ले भारत में मानव अस्थि पंजर का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ है? भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय व महदहा से प्राप्त हुआ है। यदि पूछ ले मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? सराय नाहर राय, ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और महदहा से प्राप्त हुआ है, जो मध्य पाषाण कालीन है, जो मध्य पाषाण कालीन है। और यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि की संस्कार विधि का पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, कि भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय व महदा से प्राप्त होता है, जो कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ से अंत्येष्टि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सराय नाहर से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। यदि पूछ ले प्राचीनतम, सराय नाहर से प्राप्त जीवाश्म प्राचीनतम जीवाश्म है। महत्वपूर्ण है कि भारत में आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले। सबसे बड़ी बात है कि भारत में आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले। होमो इरेक्टस की खोपड़ी अवश्य मिली हथनोरा से, किंतु जीवाश्म नहीं मिले। ठीक है। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। यूपीपीसीएस, एचपीपीसीएस, आरएएस 2005, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ से मानवीय आक्रमण युद्ध के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं, तो सराय नाहर राय से प्राप्त होते हैं। अब पूछ लेते हैं सराय नाहर की खोज किसने की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। केसी ओझा ने इसकी खोज की। खोज किसने की? केसी ओझा ने। यदि पूछ ले सराय नाहर की खोज किसने की, तो केसी ओझा ने इसकी खोज की। और इसका उत्खनन किसने कराया? जीआर शर्मा ने सराय नाहर राय का उत्खनन कराया। सराय नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ चुका है, आईएएस में आ चुका है। आईएएस 2010, 2013 और 2017 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि किस स्थान से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 किस स्थान से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो उत्तर क्या होगा? सराय नाहर राय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि किस स्थान से
सबसे पहले किस स्थान से सबसे पहले स्तंभ, कौन से स्थान है जहां सबसे पहले स्तंभगर्त, सबसे पहले स्तंभगर्त इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा स्थान है, वह कौन से स्थान है जहां से सबसे पहले स्तंभगर्त प्राप्त होते हैं। सराय, नाहर व महदहा से प्राप्त होते हैं। एक ही कब्र, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी कि एक ही कब्र से, हमने 2 की बात की, 2 मानव और 2 और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य में कहां से मिले हैं? सराय, नाहर, राय से और मैदा से भी मिले हैं। अब बात हो रही है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल अर्थात त्रिमानव समाधि दमदमा से, दमदमा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। दमदमा से यानी कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल अर्थात त्रिमानव समाधि कहां से मिलती है? दमदमा से। और एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल सराय, नाहर, राय से। यदि क्वेश्चन बन जाए त्रिमानव के सब एक ही समाधि से मिले 3 मानवों के, तो वह कौन सी जगह है? कौन सी जगह साथियों? वह बहुत ही आसान है, वह जगह दमदमा, दमदमा। यदि 4 मानव को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले तो वह कौन सी जगह? सराय, नाहर, राय, सराय, नाहर, राय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम बूचड़ खाने के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम बूचड़ खाने के साक्ष्य या वध स्थल कहां से मिले के साक्ष्य कहां से मिले? महदहा से मिले हैं। सर्वप्रथम बूचड़ खाने जहां जानवरों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है मांस प्राप्त करने के पर्पज से, तो वह कौन सा स्थान है? सराय, नाहर। वह कौन सा स्थान है? महदहा, सॉरी महदहा। महदहा से हड्डी, महदहा से हड्डी मतलब श्रृंग या सींग, हड्डी यानी कि श्रृंग या सींग के आभूषण व स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। महदहा से देखो बूचड़ खाने के साक्ष्य तो मिले ही मिले, साथ में महदहा से हड्डी के आभूषण, यदि पूछ ले हड्डी के आभूषण व स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है, तो वह कहां से मिली है? वह महदहा से मिली है। हाथी दांत की लटकन दमदमा से प्राप्त हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, आईएएस में आ चुका है कि हाथी दांत की लटकन कहां से प्राप्त हुई है? महदहा से प्राप्त हुई है। दमदमा से सर्वाधिक समाधान मिले हैं, यदि पूछ ले किस स्थान से सर्वाधिक समाधान मिले हैं, यदि प्रश्न बन जाए सर्वाधिक समाधान कहां से मिले, तो दमदमा से मिले। जबकि लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। सर्वाधिक समाधान कहां मिले, यदि प्रश्न बन जाए कि सर्वाधिक समाधान कहां से मिले, तो वह दमदमा से मिले। यदि प्रश्न बन जाए सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले, तो वह लेखिया से मिले हैं। यदि प्रश्न बन जाए कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले, देखो ध्यान देने की बात है, यह यूपीपीसीएस में आ चुका है यह क्वेश्चन कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले? लेखिया से मिले हैं। यदि पूछ ले सर्वाधिक समाधान कहां से मिले, तो दमदमा से मिले हैं। प्राचीनतम झोपड़ियों का सर्वप्रथम साक्ष्य पेंसरा मतलब बिहार से मिला है। सर्वाधिक झोपड़ियों का साक्ष्य पेंसरा बिहार से मिला है, जबकि झोपड़ियों का विस्तृत साक्ष्य चौपानी मांडो से मिला है। चौपानी मांडो से मिला है।